नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों, इतिहास को दोहराने के इस क्रम में हमने 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत को देखना प्रारंभ किया था और हमारा जो दृष्टिकोण था वो राजनीतिक था। राजनीतिक दृष्टिकोण से ही हमें देखना है, क्योंकि उस समय के जो राजा महाराजा थे या उस समय के महाजनपद या बड़े बड़े जो साम्राज्य थे वह किस प्रकार से बढ़ रहे थे, उनका प्रसार हो रहा था, कौन सा साम्राज्य सिकुड़ रहा था और कौन उस पर हावी हो रहा था, यह सब हम देख रहे थे। और इसके बीच में बहुत सारे जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं उनकी रचना होती है। जैसे हमने पाणिनि के अष्टाध्यायी को देखा, यह संस्कृत व्याकरण का ग्रंथ है और इसमें बहुत सारे जो महाजनपद हैं उनका उल्लेख प्राप्त होता है। महाजनपदों के अलावा जनपद भी हुआ करते थे। आज के समय में जनपद का मतलब जिला होता है, डिस्ट्रिक्ट, लेकिन उस समय ये जो जनपद और महाजनपद थे ये राज्य होते थे। ये अलग अलग राजाओं के अधीन होते थे। जो छोटे होते थे वो जनपद होते थे, जो बड़े होते थे वो महाजनपद होते थे। और 16 महाजनपदों के बारे में हम देख रहे थे। तो आज शुरुआत करनी है अंग से। अंग महाजनपदों में से एक है। हालांकि ये उतना विस्तृत नहीं है जितना मगध और वाराणसी मतलब काशी वाला क्षेत्र था। बिहार का एक छोटा दायरा इसके रेंज में आता है। वर्तमान में अगर इसकी स्थिति देखिएगा तो यहाँ देख लीजिए, भागलपुर और मुंगेर वाला जो जिला का क्षेत्र है, मतलब भागलपुर एक जिला है बिहार में, बिहार एक प्रदेश है ये आप जानते ही हैं, और भागलपुर और मुंगेर वहाँ जिले हैं। तो ये दोनों ही जिले जो थे इनका एरिया अंग महाजनपद के अंतर्गत आता था। और इसका जिक्र हमें भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय से तो मिलता ही है, इसके अलावा महाभारत और पुराणों से भी प्राप्त होता है। महाभारत में ऐसा उल्लेख है। पहली चीज तो महाभारत और पुराणों में इसका नाम मालिनी भी मिलता है, यानी अंग के अलावा इसे मालिनी के नाम से भी जानते थे और इसकी राजधानी चंपा थी। महाभारत में ये कथा है कि कर्ण का जब जन्म होता है, आप जानते हैं कि कर्ण जो थे वो कुंती के सबसे बड़े पुत्र थे और सूर्यदेव के आशीर्वाद से वो पैदा होते हैं, मतलब उनके पिता जो है वो सूर्यदेव रहते हैं। उस समय कुंती जो थी वो कुंवारी थी और ऐसी अवस्था में अगर पुत्र का जन्म हो तो बदनामी का डर होता है और इस वजह से लोकलाज के भय से वो कर्ण को एक पेटिका में रखती हैं और नदी में बहा देती हैं। नदी के प्रवाह के साथ ये बहते जाते हैं और बहते हुए ये पहुंचते हैं चंपा वाले क्षेत्र में। चंपा मतलब क्या, यही अंग वाला जो एरिया है इसी की बात की जा रही है। और यहाँ पर एक सारथी कुल के जो पति पत्नी होते हैं, अधिरथ और राधा नाम रहता है उनका, तो वो इन्हें प्राप्त करते हैं, पेटी से निकालते हैं और इनका पालन पोषण करते हैं। तो कर्ण को बचपन से यही मालूम रहता है कि वे एक सूत पुत्र हैं, यानी सारथी के बेटे हैं। बाद में जो सच्चाई है वो उनके सामने आती है। तो कर्ण का पालन पोषण चंपा में हुआ था, यानी अंग वाले क्षेत्र में हुआ था। और बाद में कर्ण जो है वो धनुर्विद्या सीखते हैं और अखाड़े में जाकर पांडवों को चुनौती देते हैं, अर्जुन के सामने चुनौती प्रस्तुत करते हैं। जहां पर सारे युवराजों को अपना शक्ति प्रदर्शन करना था, रंगशाला थी, वहां पर ये एकाएक आ जाते हैं हीरो की तरह और सबको चैलेंज करते हैं और हराने लगते हैं। बाद में द्रोणाचार्य इनके कुल पर प्रश्न खड़ा करते हैं। तो ऐसे कंडीशन में दुर्योधन सामने आता है और इनके कंधे पर हाथ रखता है, कहता है कि ये मेरा मित्र है और अगर आप राजा के तौर पे ही इसे देखना चाहते हैं, मतलब आपका कहना है कि किसी राजकुमार को कोई राजा या कोई राजसी पुरुष जो है वही चुनौती दे सकता है, कोई साधारण आदमी नहीं दे सकता, तो तुम अर्जुन को चैलेंज करने का साहस कैसे कर रहे हो, यही प्रश्न इनके व्यक्तित्व पे खड़ा होता है। तो दुर्योधन सामने आता है और वो इनका राज्याभिषेक तत्काल करता है, मतलब उसी मैदान में जो अखाड़ा रहता है वहीं सिंहासन मंगाता है और सारा जो मटेरियल है, सामान है, वो इकट्ठा करता है और वहीं इनका राज्याभिषेक करता है कर्ण का, और इन्हें अंग देश सौंप देता है, जो कि हस्तिनापुर के अधीन उस समय का करद राज्य था। मतलब हस्तिनापुर एक महाराज्य था और अंग देश जो था इसका अधीन राज्य था, इसकी अधीनता स्वीकार करने वाला एक क्षेत्र था छोटा सा। तो इस देश का शासन ये कर्ण को सौंपता है और जो कर्ण है वो यहीं से दुर्योधन के एहसानमंद हो जाते हैं। यहीं से दोनों के बीच में दोस्ती होती है और उसका जो परिणाम था वो आप जानते ही हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं। तो ये अंग देश जो था ये कर्ण के साम्राज्य के अंतर्गत आता था और बाद में इसका और जो आगे का इतिहास है वो हमें दिखता है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में इसकी जो कंडीशन है वो भागलपुर और मुंगेर वाले जिले में दिखाई देती है। दीर्घ निकाय ये जो ग्रंथ है इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो इस नगर निर्माण की योजना, मतलब ये जो नगर वाला क्षेत्र था इसके निर्माण कार्य की योजना वास्तुकार महागोविंद ने की थी। यह जो वास्तुकार हैं ये पहले के समय के इंजीनियर ही होते थे। आज के समय में अगर आपको कोई बिल्डिंग बनवानी हो तो आप इंजीनियर के जरिए एक नक्शा बनवाते हैं, एक मैप बनवाते हैं और उसे पास, मतलब जो हेड इंजीनियर होता है वो पास करता है, या आर्किटेक्ट के जरिए भी नक्शा बनवाया जाता है। तो वो काम पहले के ये जो वास्तुकार होते थे ये करते थे।
तो महागोविंद नाम के वास्तुकार ने इस शहर का वास्तु तैयार किया था। ये कुछ बातें हैं। और इसके बाद बुंदेलखंड को देख लीजिए। बुंदेलखंड कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र के आधार पे अगर देखा जाए तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो आधुनिक बुंदेलखंड है उसके पूर्वी और समीपवर्ती भागों में चेदी महाजनपद स्थित था। ये सब महाभारत में उल्लिखित हैं। जैन और बौद्ध ग्रंथों का तो इस पे मुलम्मा लगा हुआ है। असल बात क्या है, इनकी प्रामाणिकता जो है वो महाभारत जो हमारा विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है उससे सिद्ध होती है। चेदी महाजनपद जो था ये शिशुपाल का क्षेत्र था। शिशुपाल का नाम आपने सुना होगा। ये भगवान कृष्ण की बुआ के बेटे थे, मतलब कुंती के बेटे नहीं थे, इनकी दूसरी बुआ के बेटे थे। और कृष्ण ने अपनी बुआ को वचन दिया था कि शिशुपाल के वो 100 अपराध क्षमा करेंगे। और शिशुपाल इनसे जलन रखता था, दुश्मनी रखता था। रुक्मिणी जी का विवाह पहले शिशुपाल के साथ ही होने वाला था, लेकिन बाद में क्या होता है, कृष्ण भगवान रुक्मिणी जी को भगा ले जाते हैं और उसके बाद उनसे विवाह कर लेते हैं। तो शिशुपाल जो है वो पहले से ही चिढ़ा हुआ था। और बाद में क्या होता है, इंद्रप्रस्थ में जब युधिष्ठिर का राज्याभिषेक होता है, राजसूय यज्ञ का आयोजन होता है, तो वहां पर शिशुपाल एकाएक भड़क जाता है और इन्हें गालियां देने लगता है। तो कृष्ण भगवान गिनते रहते हैं, 1 2 3 4 और 100 तक गिनते हैं। जैसे ही 100 होता है वैसे ही सुदर्शन उठाते हैं और आप जानते हैं उसके बाद क्या हुआ था। तो ये चीजें हैं। तो ये शिशुपाल का क्षेत्र था, ये चेदी महाजनपद यहाँ का था। इसके बाद और इसकी जो लोकेशन है वो यूपी में ही है। तो शिशुपाल कहाँ का था? हमारे उत्तर प्रदेश का था। और इसकी राजधानी जो है वो सोत्थिवती थी। शुक्तिमती या सोत्थिवती दोनों ही नाम इसके हैं, आप जिस नाम से इसे पहचानना चाहिए। हाँ, कंफ्यूज मत होइएगा, परीक्षाओं में हो सकता है कि शुक्तिमती दे दे, सोत्थिवती भी इसे कहा जाता है। यहाँ देख लीजिए, महाभारत में शुक्तिमती का उल्लेख मिलता है और जो बौद्ध और जैन ग्रंथ है वहाँ पे पाली और प्राकृत भाषा का ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है, तो वहाँ सोत्थिमती इसका बिगड़ा हुआ रूप। इसके बाद बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में वर्णित 16 महाजनपदों में अस्मक या अश्मक, यहाँ छोटा सा लगाया गया है। तो ये जो है ये प्राचीन भाषाओं का एक अंग है और ये शुद्ध तत्सम शब्द है अश्मक। अश्म मतलब होता है पत्थर, उसी से बना हुआ है अश्मक। तो यह जो महाजनपद था ये एकमात्र इकलौता महाजनपद है जो कि दक्षिण भारत में स्थित है। बाकी जितने महाजनपद हैं वो उत्तर भारत का हिस्सा है, ये आप पीछे सुन भी चुके हैं पिछले वाले वीडियो में। इसकी स्थिति कहाँ पर है? तो नर्मदा और गोदावरी नदियों के मध्य में स्थित था। मतलब नदियों का जो उर्वर क्षेत्र था उसके मध्य में जो जलोढ़ मैदान है वहां पे ये स्थित था। और इसकी राजधानी पैठन या पोतन थी, इसे पोटली भी कहा जाता है। और पुराने समय में जो महाभारत काल है उस समय इसे प्रतिष्ठानपुर के नाम से जानते थे। हालांकि ये जो है ये महाभारत के प्रभाव से, महाभारत का जो मूल युद्ध वाला भाग है उससे ये अछूता रहता है, क्योंकि ज्यादातर जो लड़ाइयां तत्कालीन लड़ी गई थी वो उत्तर भारत में लड़ी गई थी। दक्षिण भारत उससे प्रायः अछूता ही रहता है। दक्षिण भारत बहुत बाद में वहां पर लोग जो है प्रवेश करना शुरू करते हैं और वहां सभ्यता का तेजी से डेवलपमेंट होता है, विकास होता है। चलिए आगे देखते हैं। गिरिवज्र या राजगृह और पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र का मतलब क्या? पटना, वर्तमान में जो बिहार की राजधानी है। प्राचीन काल में क्रमशः मगध साम्राज्य की ये राजधानी रहते हैं। मगध साम्राज्य काफी पुराना है। मगध के उदय की अगर आप बात देखें तो पहले यहाँ पे बृहद्रथ वंश का शासन था। जरासंध का नाम आपने सुना होगा, इसका भी जिक्र महाभारत में मिलता है। जरासंध की एक विशेषता थी, जब वो पैदा हुआ तो 2 टुकड़ों में पैदा हुआ, मतलब बीच से सिर से पैर तक वो 2 टुकड़ों में डिवाइड था। आधा जो हाथ और पैर वाला हिस्सा है वो एक तरफ और आधा जो हाथ पैर वाला हिस्सा है वो एक तरफ, बीच से फटा हुआ था। तो ऐसे में माता पिता दुखी हो गए। असल में बृहद्रथ नाम के राजा थे, उनका बेटा था जरासंध। तो इन्हें बड़ा कष्ट हुआ कि मेरा जो पुत्र है वो इस अवस्था में पैदा हुआ है, ये कैसे इसका पालन पोषण होगा। तो बाद में उसे जोड़ा जाता है और जब जोड़ा जाता है तो वो जुड़ तो जाता है, लेकिन उसे मारने का ये तरीका होता है कि अगर आप उसे मृत्यु देना चाहते हैं तो उसके बीच से उसे चीर दीजिए और 2 अलग अलग दिशाओं में फेंक दीजिए। और बाद में भीम उसे चैलेंज करते हैं कुश्ती के लिए, द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारते हैं और वो इस चुनौती को अस्वीकार नहीं करता है और सामने आ जाता है। फिर दोनों में घमासान युद्ध होता है और कृष्ण भगवान बीच में इशारा करते हैं, तिनका चीरते हैं बीच से और तिनके का एक हिस्सा विपरीत दिशा में फेंकते हैं और दूसरा हिस्सा दूसरी विपरीत दिशा में फेंक देते हैं। तो भीम मतलब समझ जाते हैं, वो चीरते हैं और उसके बाद दोनों 2 अलग अलग दिशाओं में टुकड़े जो है वो फेंक दिए जाते हैं। इस प्रकार से जरासंध मरता है। तो ये कहानी है, लेकिन मगध का जो वास्तविक स्थापत्य है, ये कह लीजिए कि शुरुआती दौर है, वो यहीं से शुरू होता है। बाद में आप हर्यक वंश का जिक्र सुनते हैं तो वहां से ऐतिहासिक प्रमाण मिलने लगता है, लेकिन इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, ये सिर्फ एक कथा है।
गिरिवज्र या राजगृह, राजगृह को राजगीर के नाम से आजकल जानते हैं, और पटना वाला क्षेत्र यानी पाटलिपुत्र, ये प्राचीन समय में मगध साम्राज्य की राजधानी थी। और कौशाम्बी पर वत्स राज्य का शासन था। वत्स साम्राज्य जो था वो कौशाम्बी पे उस समय शासन कर रहा था। हर्यक वंश के शासन के दौरान, यहाँ आप देख सकते हैं ये वाला, हर्यक वंश के शासन के दौरान मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र लाई गई। हर्यक वंश में किस शासक ने ऐसा किया था बताइए? कौन सा ऐसा राजा था हर्यक वंश का जिसने मगध से मतलब मगध की जो राजधानी थी उसे राजगृह से पाटलिपुत्र की ओर स्थानांतरित किया? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे देखिए, प्राचीन श्रावस्ती जो है, प्राचीन श्रावस्ती का मतलब क्या? पुराना वाला जो इसका स्वरूप है, उसकी पहचान अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी 1861 में। और किस रूप में की थी? तो इन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश का जो गोंडा वाला क्षेत्र है उसके पास सहेत महेत, जो कि वर्तमान में श्रावस्ती के नाम से ही विख्यात है, वहां पर ये स्थित था। मतलब ये जो प्राचीन श्रावस्ती नगर था इसकी लोकेशन यहाँ पर थी, मतलब यह भी अपने उत्तर प्रदेश में ही है। और उत्खनन के आधार पे, उत्खनन का मतलब क्या? खुदाई। तो खोदने के आधार पे ये मालूम हुआ कि प्राचीन श्रावस्ती नगर का जो विन्यास था वो अर्धचंद्राकार था। अर्धचंद्राकार का मतलब इस प्रकार का था, इस प्रकार का था। पूर्ण चंद्र जो होते हैं वो गोल होते हैं, लगभग उनका जो शेप है वो राउंड होता है, लेकिन यहाँ पे ये अर्धचंद्राकार था। तो यहाँ तक हमने महाजनपदों के बारे में कुछ और विशेष बातों को जाना। अब इसके बाद महाजनपद कालीन जो समाज था, यहाँ तक तो राजनीतिक कंडीशन को हम देख रहे थे, स्थिति को देख रहे थे, लेकिन उस समय का समाज किस प्रकार का था, लोग कैसे थे। किसी भी नगर या किसी भी सभ्यता को अगर आपको बेहतर समझना है तो वहाँ के नागरिकों को समझिए, नागरिकों के रहन सहन को समझिए, आप अपने आप उस सभ्यता के बारे में काफी कुछ जान जाएंगे। तो ठीक वही बात यहाँ भी है। महाजनपद कालीन जो समाज था उसमें गंधर्व विवाह और प्रेम विवाह, इन्हें अनुमति प्राप्त थी। बड़ी काबिले तारीफ बात है। आज का भी जो हमारा समाज है वो इसे आसानी से गले से नीचे नहीं उतारता। अगर कोई लड़का या लड़की लव मैरिज करना चाहे तो परिवार वालों के विरोध का सामना उसे अक्सर करना पड़ता है। बहुत रेयर होता है कि माता पिता एकदम फूल माला लेके स्वागत करते हैं, अदरवाइज पहले नाराज रहेंगे, बड़ा सा मुंह फुला रहेगा और बाद में मान जाते हैं। तो इस प्रकार की स्थितियां पहले नहीं थी। पहले के समय में प्रेम विवाह या गंधर्व विवाह, ये अनुमति इसको प्राप्त थी। आपने भगवान कृष्ण और रुक्मिणी जी का उदाहरण देखा, प्रेम विवाह ही था। इसके बाद राक्षस विवाह को क्षत्रिय समाज में मान्यता प्राप्त थी। राक्षस विवाह में होता क्या था? क्षत्रिय राजा बलपूर्वक राजकुमारियों का अपहरण करते थे। जैसे महाभारत में ही एक जिक्र है, भीष्म पितामह ने अपने भाइयों से विवाह कराने के लिए काशीराज की, काशी के उस समय के तत्कालीन जो राजा थे उनकी 3 लड़कियों का अपहरण किया था, अंबा, अंबिका और अंबालिका, और उन्हें किडनैप करके ये रथ पे ले आते हैं और उसके बाद अपने भाइयों यानी चित्रांगद और विचित्रवीर्य के सामने प्रस्तुत करते हैं। तो अंबिका और अंबालिका तो विवाह कर लेती हैं चित्रांगद से और विचित्रवीर्य से, लेकिन अंबा जो है वो शेष बच जाती हैं। और अंबा जब एक्स्ट्रा हो जाती हैं, अतिरिक्त हो जाती है, तो वो निवेदन करती हैं भीष्म से कि आप ही हमें ले आए हैं तो आप मेरा परिणय कीजिए, मतलब मुझसे विवाह कीजिए। लेकिन भीष्म के बारे में आप जानते ही हैं कि वो आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत धारण किए हुए होते हैं, उनकी यही प्रतिज्ञा ही थी। तो वो तैयार नहीं होते हैं, तो अंबा जाती है परशुराम के पास। परशुराम के पास क्यों? क्योंकि परशुराम जी जो थे वो भीष्म के गुरु थे, इनके टीचर थे। तो अंबा को ऐसा लगता है कि वो मानेंगे इनकी बात, लेकिन वहां पे होता है उल्टा। परशुराम जो है वो भीष्म को समझाते हैं तो भीष्म फिर वही तर्क देते हैं कि मेरी यही प्रतिज्ञा है और हम मर जाएंगे लेकिन प्रतिज्ञा को भंग नहीं करेंगे। तो ऐसे में परशुराम जो है उन्हें युद्ध के लिए ललकारते हैं और कहते हैं कि जो जीतेगा उसकी बात मानी जाएगी। अब अंबा जो है वो बीच में खड़ी होकर देखती हैं दर्शक बन के, और दोनों के बीच में घमासान युद्ध होता है। और सीरियल में तो आप देखे होंगे कि बीच में भगवान शिव जो है वो प्रकट होते हैं, महादेव, और उसके बाद वो रोकते हैं युद्ध को। लेकिन असली बात क्या है कि भीष्म जो है वो अपने गुरु को हरा देते हैं, गुरु को पराजित कर देते हैं, और परशुराम वहाँ खुश हो जाते हैं कि मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि तुमने मेरी ही शिक्षा से मुझे हराया है। और ऐसे में अंबा का काम वहाँ से बिगड़ जाता है, मतलब उनके लिए कोई निर्णय ही नहीं हो पाता। तो वो आत्मदाह कर लेती हैं और जाते जाते इन्हें शाप देती हैं भीष्म को कि मैं तुम्हारी मृत्यु का कारण बनूंगी। और बाद में शिखंडिनी के रूप में ये प्रकट होती हैं, पांचाल राज की कन्या के रूप में, जो कि एक किन्नर रहता है। और भीष्म जो है उसे कन्या ही मानते हैं, मतलब नारी मानते हैं, और उस पर प्रहार नहीं करते, और वही इनकी मृत्यु का कारण बनती है। तो ये पूरी कहानी है। राक्षस विवाह का यहाँ उदाहरण इसी प्रकार से है। मतलब भीष्म क्या करते हैं, पहले किडनैप करते हैं, अपहरण करते हैं, और उसके बाद काशीराज की कन्याओं को ले आते हैं, तो उनके भाइयों से उनका विवाह होता है। तो इस प्रकार के विवाह पहले प्रचलित थे, ये कोई बुरी बात उस समय नहीं मानी जाती थी। ये चीजें हैं। और भी कुछ विवाह थे। समाज में विवाह एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, तो इसीलिए विवाह से ये शुरुआत की गई है। अनुलोम विवाह भी उस समय प्रचलित था।
अनुलोम में क्या होता था, पुरुष जो था वो उच्च कुल का होता था और स्त्री जो थी वो निम्न कुल की थी। इस प्रकार का भी विवाह उस समय होता था। जैसे कोई उदाहरण है आपके पास? इसका उदाहरण बेहतर तो यहाँ से होगा कि महाराज शांतनु ने सत्यवती के साथ विवाह किया। महाराज शांतनु क्या थे? एक क्षत्रिय राजा थे, बहुत उच्च कुल के थे, आप जानते ही हैं। तो पहला विवाह इनका गंगा जी से हुआ था। गंगा माता जो है उनके साथ इन्होंने विवाह किया था और गंगा जो है अपने जितने पुत्र इनके पैदा होते हैं उन्हें अपने पानी में बहा देती है, मतलब मार डालती हैं। अंत में जो लास्ट वाले हैं वो माफ कीजिएगा भीष्म बचते हैं। भीष्म पितामह यानी देवव्रत जो होते हैं उन्हें गंगा अपने साथ ले जाती हैं और फिर ले आके 21 साल बाद वापस करती है। तो इस प्रकार से ये पहली पत्नी थी। लेकिन उसके बाद शांतनु की जो आसक्ति थी वो सत्यवती पर हो जाती है और सत्यवती एक मछुआरिन रहती, एक मछुआरे की बेटी रहती है। तो ऐसे में ये निम्न कुल की थी। तत्कालीन जो वर्ण व्यवस्था थी उसके हिसाब से ये निम्न कुल की थी और शांतनु उच्च कुल के थे। तो इस प्रकार का जो अनुलोम विवाह था वो यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। इसके बाद प्रतिलोम विवाह में ठीक उल्टा होता था। पुरुष जो होता था वो निम्न कुल का होता था और कन्या जो है वो उच्च कुल की थी और इस प्रकार के विवाह को अनुमति नहीं थी। इस प्रकार का विवाह यहाँ पर वर्जित था। इसे मान्यता नहीं थी। और मान्यता क्यों नहीं थी? क्योंकि लोगों का उस समय का ऐसा मानना था, जो ऋषि और महात्मा हुआ करते थे वो मानते थे कि इस प्रकार से अगर स्त्री संतान को जन्म देगी, मतलब संतति उत्पन्न करेगी, तो उसकी जो संतति है वो अच्छी नहीं होगी, मतलब उसके जो भाव विचार है वो अच्छे नहीं होंगे। तो ये कुछ बातें हैं। इसके बाद बहुविवाह का प्रचलन था। एक से ज्यादा पत्नियां रखने का रिवाज था और एक से ज्यादा पत्नियों के अलावा द्रौपदी का जो उदाहरण आप देखते हैं वो अपने आप में अनोखा है, मतलब उस समय का यूनिक एग्जाम्पल है। वैसा बहुत कम देखने के लिए मिलता है। हालांकि वो विवशता में किया गया था, तो वहां पर बहुपति प्रथा जो है वो सामने आती है। हालांकि वो जो घटना थी उसके बारे में आप जानते हैं, वहां गलतफहमी में सब कुछ हुआ था और बाद में पांचों से उन्हें विवाह करना पड़ा। इसके बाद सती प्रथा, इसका भी साक्ष्य प्राप्त होता है। लेकिन सती प्रथा जो थी वो प्रचलन में नहीं थी, मतलब विधवाओं को बलपूर्वक आग में नहीं झोंका जाता था। बाद में ये कठोर हो जाती है। लेकिन उस समय अगर कोई स्वेच्छा से सती होना चाहे, तत्कालीन जो महाजनपदकालीन समाज था, तो स्वेच्छा से सती होना चाहे तो सहर्ष लोग स्वीकार कर लेते थे। लेकिन अगर कोई मरना नहीं चाहे तो बिल्कुल उसे आग में झोंका नहीं जाता था। जैसे आप कुंती और माद्री का उदाहरण देख सकते हैं महाभारत काल में। जब महाराज पांडु की मृत्यु होती है, जंगल में वो संन्यास उस समय लिए रहते हैं और स्त्री का संपर्क उनको वर्जित होता है, लेकिन माद्री के साथ वो प्रणय करते हैं और उसके बाद फिर उनका जो मतलब हृदय गति है वो रुक जाती है और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो जब उनकी चिता सजती है तो माद्री अपने दोनों पुत्रों को यानी नकुल और सहदेव को कुंती को सौंपती हैं और दौड़ती हुई जाती हैं और चिता में घुस जाती हैं, मतलब अपनी स्वेच्छा से सती हो जाती हैं। लेकिन कुंती नहीं होती है, कुंती के ऊपर 5 पुत्रों की जिम्मेदारी थी। तो इस प्रकार से विवश नहीं किया जाता था। अपनी मर्जी से जाकर अगर आग में कूदना चाहे तो कोई समस्या नहीं। इसके बाद विधवा का अपने पति की संपत्ति पर अधिकार था। बेशक महाभारत में आपको सारे एग्जाम्पल मिलेंगे, इसीलिए वेद व्यास ने एक कथन कहा है कि जो कुछ यहाँ है वो हर जगह है। वेद व्यास जो कि महाभारत के रचयिता हैं, उन्होंने कहा है महाभारत के बारे में कि जो कुछ इस ग्रंथ में है वो हर जगह है और जो कुछ इस ग्रंथ में नहीं है वो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। तो हर तरह के एग्जाम्पल, हर तरह के जो उदाहरण है वो आपको यहाँ एक साथ मिलेंगे। तो ये जो विधवा विवाह का प्रचलन था ये तो नहीं था, लेकिन विधवा का अपने पति की संपत्ति पर अधिकार होता था। जैसे महारानी कुंती जो थी वो महाराज पांडु के राज्य की उत्तराधिकारी के तौर पे देखी जाती थी। हालांकि स्त्री को उस समय राज्याभिषेक उसका नहीं किया जाता था, लेकिन उसके पुत्रों को यहाँ वैध शासक के तौर पे मान्यता मिलती थी। तो युधिष्ठिर को इसीलिए युवराज बनाया जाता है और इसीलिए वहां पर विवाद खड़ा होता है। और कुछ परिस्थितियों में विधवा पुनर्विवाह का भी विधान था, लेकिन कुछ परिस्थितियों में, सब में नहीं। और दहेज प्रथा, ये जो दहेज की प्रथा है यह भी महाजनपद काल में शुरू होती है। दहेज में अच्छी खासी संपत्ति जो है वो राजा देते थे, लेकिन यह मांगा नहीं जाता था। ये एक तारीफ वाली बात है। आज के समय में तो लोभी लोग वसूली करते हैं, एक तरह से अपने लड़के को बेच देते हैं कि इतने लाख आप रुपया दीजिए, तिलक चढ़ाइए, 4 पहिया गाड़ी दीजिए और पता नहीं क्या क्या दीजिए। तो इस प्रकार का जो मोल भाव है वो इस समय में होता है। लेकिन उस समय क्या होता था, लड़की का पिता अपनी स्वेच्छा से उपहार देता था और उसी को दहेज कहा जाता था और वो पूरी तरह से स्त्री धन होता था, मतलब वो स्त्री के अधिकार में आने वाला धन होता था। इसके बाद जाति व्यवस्था का प्रसार शुरू हो गया था। तो उत्तर वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो जाति व्यवस्था में बदलती है, ये आप जानते ही हैं। मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये जो 4 वर्ण समाज में रहते हैं, इनका विभाजन तो पहले ही हो गया था, मतलब ऋग्वैदिक काल में, लेकिन कर्म आधारित था। बाद में ये जन्म आधारित यानी वंश आधारित हो जाता है।
और ये जो जाति व्यवस्था है ये कठोर हो जाती है। जाति व्यवस्था और जाति पाति का जो भेदभाव है वो भी आप महाभारत में देखते हैं। एकलव्य के साथ द्रोणाचार्य ने भेदभाव किया था। कर्ण के साथ पूरे जीवन भर मतलब उन्हें एक तरह से त्रासदी मिलती रही, सिर्फ इस वजह से कि वो सूत पुत्र थे। और एकलव्य का तो अंगूठा ही कटवा लिया गया। तो आप जानते हैं इन घटनाओं को। इसके बाद महाजनपद काल जो था, यानी ये जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का भारत था, इस समय दास प्रथा बहुत ज़्यादा थी। दास भी जो है वो दहेज में दिए जाते थे। जैसे मान लीजिए किसी कन्या का, राजकन्या का विवाह किसी राजकुमार के साथ होता है तो कन्या अपने दहेज में दासियां और दास भी ले आती थी। घोड़े, हाथी, धन संपदा ये सब तो आता ही था, उसके साथ साथ मनुष्यों को भी भेजा जाता था। और उन दास दासियों को अपनी मर्जी से कुछ भी करने का अधिकार नहीं होता था। वो पूरी तरह से राजा के अधीन होते थे। उन्हें जहां भेजना चाहे सामान की तरह भेज देते थे। ये है। और कुछ देख लीजिए, इसमें और डिटेल दिया हुआ है नोट के तौर पे। तो इस काल में, यहाँ आप देख सकते हैं, इस काल में दासों को कृषि कार्यों में लगाया जाता था। खेती इनसे करवाई जाती थी। और उससे भी पहले दासों से केवल घरेलू कार्य करवाए जाते थे। और इस काल में दास जो होते थे, यानी गुलाम जो होते थे, उनकी खरीद फरोख्त की जाने लगी थी। मतलब हर प्रकार से इनको यूज करते थे। और इनका अपना कोई व्यक्तित्व नहीं होता था। इन्हें मनुष्य के तौर पे ट्रीट नहीं किया जाता था। ये कुछ बातें हैं। तो ये जो बॉक्स है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से जो विवाह है, अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह, इस प्रकार की जो क्रियाएं हैं, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। आगे चलते हैं। प्राचीन कालीन भारत में एक ही शिल्प अथवा व्यवसाय करने वालों को समूह, मतलब उनका एक समूह बटा हुआ होता था। जैसे मान लीजिए कोई लकड़ी का कारीगर है, लकड़ी में नक्काशी कर रहा है, फर्नीचर बना रहा है, मतलब कुर्सी मेज बना रहा है, या जो तत्कालीन चीजें हैं, लकड़ी के सामान है, उन्हें बना रहा है। तो उनका एक अलग समुदाय हो जाता था जो कि बढ़ई होते थे। इस प्रकार से लोहार होते थे, सुनार होते थे। इस प्रकार से श्रेणियां बट गई थी। उन श्रेणियों को यहाँ संज्ञा दे दी गई थी, मतलब एक नाम दे दिया गया था। और इनके उद्भव का यहाँ दूसरी वाली लाइन में आप देख लीजिए, एक महत्वपूर्ण कारण था उत्तर वैदिक काल में उद्योग धंधों का स्थानीयकरण। उत्तर वैदिक काल में उद्योग धंधे जो है वो तेजी से विकसित भी होते हैं और एक जगह स्थिर भी हो जाते हैं। वो चलायमान नहीं होते हैं। किसी एक स्थान पर कोई एक केंद्र बन जाता है। जैसे मान लीजिए नगर का कोई एक विशेष क्षेत्र हो गया और वहां पर लोहार लोग जो है वो अपनी बस्ती बसा कर रह रहे हैं और वहां लोहे का काम कर रहे हैं। वैसे ही कहीं पर स्वर्णकार लोग हैं। अलग अलग पेशे वाले जो थे वो अपना क्षेत्र चुन लेते हैं और वहां अपने व्यवसाय को बढ़ाते हैं। तो ये काम उत्तर वैदिक काल में होने लगता है। ये चीजें हैं। और श्रेणियां देश के व्यापार वाणिज्य का संचालन, वस्तुओं की गुणवत्ता और कीमत के निर्धारण के साथ साथ अपने सदस्यों के आचरण पर भी नियंत्रण करती थी। मतलब इस कुल के जितने मेंबर होते थे, सदस्य होते थे, उनका आचरण एक तरह से नियंत्रित रहे, राज परिवार या राजा के खिलाफ ना हो। उस समय राजा ही सर्वोपरि होता था, ये आप जानते ही हैं। राजा को एक तरह से ईश्वर माना जाता था, ईश्वर का प्रतिनिधि या एक तरह से ईश्वर ही मान लिया जाता था। शुरुआत में तो ये ईश्वर के रिप्रेजेंटेटिव ही होते थे, लेकिन बाद में ये खुद को ईश्वर कहने लगते हैं और यहाँ से फिर बुराइयां व्याप्त हो जाती हैं। तो राजा के खिलाफ कोई सिर न उठाए और कोई राजाज्ञा का विरोध न करे, इस बात का ध्यान उस कुल का मुखिया रखता था। जैसे मान लीजिए सारथी कुल है जिसमें कर्ण का पालन पोषण हुआ था, तो उसके जो मुखिया थे वो अधिरथ थे, कर्ण के पिताजी, मतलब मानक पिता। तो वह मुखिया थे, तो वो अपने कुल के ऊपर नियंत्रण रखते थे। मतलब उनके कुल के कोई भी सदस्य, कुल का मतलब है उनके पूरे टोले वाले, कोई भी जो सदस्य है वो राजाज्ञा के खिलाफ न जाए, राजा की जो आज्ञा है उसके अंदर रहे, इस प्रकार का ध्यान रखा जाता था। इसके बाद उत्तर भारत के साथ साथ, यहाँ आप देख लीजिए, उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत जो था, जो कि अभी तक अछूता है, वहां पर श्रेणियों के प्रचलन का उल्लेख प्राप्त होता है, लेकिन ये उतना प्रामाणिक उल्लेख नहीं है, धुंधला सा है। और इनकी तुलना कुछ अंशों में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स से की जाती है। तुलनात्मक रूप से अगर देखा जाए तो ये तुल्य किसके हैं? इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। यहां तक हमने इसे देखा। अब इसके बाद मगध के बारे में यहाँ फिर से चर्चा की गई है। मगध का शासक था अजातशत्रु। मगध का एक शासक था अजातशत्रु, और भी कई हुए हैं, आप जानते हैं। 492 से लेकर 460 ईसा पूर्व इसका जो शासनकाल है वो आप यहाँ देख रहे हैं। तो अपने पिता, यहाँ आप देख लीजिए, अजातशत्रु के पिता का नाम क्या है? बिंबिसार है। बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी। हालांकि ये मगध का पहला राजवंश नहीं था। मगध में जो पहला राजवंश हुआ है वो बृहद्रथ का था। बाद में जरासंध और उसके जो उत्तराधिकारी हैं वो शासन करते हैं। तो अजातशत्रु जो था ये अपने पिता का उत्तराधिकारी था। बिंबिसार को ये मार डालता है, अपने पिता की हत्या करके ये सिंहासन पर बैठता है। यहाँ से अपने संबंधियों को मारकर सिंहासन और गद्दी प्राप्त करने का जो रिवाज है वो निकल पड़ता है। और बाद में इसे अपनी करनी का फल मिलता है। अजातशत्रु का बेटा उदयन इसे मार डालता है।
कहने का मतलब ये है कि बिंबिसार की हत्या उसका बेटा करता है और जो अजात शत्रु है उसकी हत्या उसका पुत्र यानी उदयन कर देता है। और उदयन जो है वो कौशाम्बी के वत्स राजा उदयन से भिन्न है। यहाँ पर एक चीज देख लीजिए, कौशाम्बी के जो वत्स राजा हैं उनका नाम उदयन है और ये कौन है, ये उदयन है। इसका संबंध मगध से है और ये जो है ये कौशाम्बी के हैं। तो दोनों को एक मत समझिएगा, इसमें सिर्फ ई की जो मात्रा है, छोटी ई की जो मात्रा है, इसी का अंतर है। तो इस प्रकार से ये अपने पिता की हत्या करके सिंहासन प्राप्त करते हैं, दोनों ही, अजात शत्रु भी और उदयन भी। इसके बाद जो दूसरी वाली लाइन है उसमें आप देखिएगा, पुराणों के अनुसार मगध नरेश शिशुनाग ने अवंती नरेश प्रद्योत को पराजित कर, जो मगध के राजा थे तत्कालीन शिशुनाग वंश की स्थापना इन्होंने की थी, यह क्या करते हैं, अवंती नरेश प्रद्योत को पराजित करते हैं और अवंती का मतलब समझ रहे हैं, मालवा, इसको मगध साम्राज्य में मिला लेते हैं। मतलब मगध साम्राज्य को फैलाने का काम करते हैं। हालांकि मगध साम्राज्य को वास्तविक रूप से प्रसारित करने का जो श्रेय है वो नंद वंश को दिया जाता है। नंद वंश में सबसे प्रतापी शासक था महापद्मनंद, तो उसको ये क्रेडिट प्राप्त है। इसके बाद मगध पर शिशुनाग वंश के पश्चात नंद वंश का वर्चस्व होता है, वही चीज है। और नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद अथवा उग्रसेन था। देखिए, महापद्मनंद का ही दूसरा नाम है उग्रसेन। उग्रसेन इसे क्यों कहा जाता था, क्योंकि ये काफी उग्र रहता था। इसे सर्व छत्रांतक की उपाधि से भी नवाजा गया था। तो पुराणों में वही चीज यहाँ नीचे दी हुई है, जितनी एक्सप्लेनेशन है सब लिखी हुई है यहाँ पे, उसमें कुछ अलग नहीं है। इसे अपरो परशुराम यानी दूसरा परशुराम और इसके अलावा सर्व छत्रांतक यानी सभी क्षत्रियों का अंत करने वाला, ऐसा कहा जाता था। परशुराम जो थे वो भी क्षत्रियों के शत्रु थे, उन्होंने 21 बार ऐसा किया था, मतलब समूल विनाश, वही काम ये कर रहा था। ये कोई अच्छी चीज नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा जिक्र यहां मिलता है। इसके बाद कलिंग के चेदी वंश का सबसे प्रतापी शासक खारवेल था। चेदी जो वंश है जहां का शिशुपाल था और ये कलिंग पर अपना शासन करते थे, तो वहां का सबसे प्रतापी शासक खारवेल है। खारवेल का जो हाथी गुम्फा अभिलेख है उसके बारे में आप जानते हैं। यहाँ इसके विषय में जो जानकारियां हैं ये देख लीजिए, जो जानकारियां हैं वो कहाँ से प्राप्त होती हैं, इसके हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त होती हैं। यह परीक्षाओं की दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें जितनी भी चीजों का उल्लेख किया गया है उससे अक्सर प्रश्न बनते हैं, तो अभिलेखों को जरा ध्यान से देखिएगा। इसके बाद नंदवंशीय शासक महापद्मनंद द्वारा कलिंग में नहर खुदवाए जाने का जो उल्लेख है वह भी इसी से प्राप्त होता है। मतलब ये हाथी गुम्फा जो अभिलेख है इसी से प्राप्त होता है। और इसके अलावा ये भी पता लगता है कि कलिंग को उसने मगध साम्राज्य में विलय करने का पूरा प्रयास किया था। ये कुछ बातें हैं। और इसके बाद राजवंशों का क्रम आप यहाँ देख रहे हैं, एक क्रम से इन्हें देखना है। क्रम का मतलब ये है कि आपको तारीखें देखनी है। ये जो तारीख वाले प्रश्न है ऐसे ही उठाकर दे देगा, परीक्षाओं में इसी प्रकार के आते हैं, और ये अस्त व्यस्त कर देगा। ये वाला उठा के यहाँ कर देगा और ये वाला उठा के यहाँ कर देगा। अब कहेगा कि मिलान करके बताइए कि कौन सा सही सुमेलित है, या नीचे जो कोड दिए हुए हैं उनमें से कौन सा सही उत्तर है। इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, सूची 1 और सूची 2 का मिलान करने वाले। तो यहाँ तारीख आपको रटनी पड़ेगी। देख लीजिए, 544 ईसा पूर्व से लेकर 412 ईसा पूर्व ये हर्यक वंश का शासनकाल है, ये वाला। इसके बाद नंद वंश का जो दौर है वो यहाँ पे 344 ईसा पूर्व से लेकर 323 ईसा पूर्व है। यहाँ हम पीछे की तरफ जा रहे हैं गिनती के हिसाब से, जो काउंटिंग हम कर रहे हैं उसके हिसाब से हम पीछे जा रहे हैं, लेकिन असल में हम क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये ईसा पूर्व की बात है, यहाँ गिनती उल्टी चलती है। इसके बाद मौर्य वंश को अगर आप देखिए तो 323 ईसा पूर्व से लेकर, मतलब नंद वंश के बाद मौर्य वंश आता है। आप जानते हैं कि इसका नंद वंश का जो आखिरी शासक था वो धनानंद था, और उसको हटाकर चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ विराजमान होते हैं और यहाँ से शुरू होता है मौर्य वंश। तो मौर्य वंश का जो प्रारंभ है वो 323 ईसा पूर्व से होता है और 184, ये पूरा देख लीजिए कितना लंबा दौर है। इतने समय तक ये नंद वंश, माफ कीजिएगा, मौर्य वंश जो है ये राज करता है। और इसके बाद शुंग वंश को आप देख लीजिए 184 से लेकर 75 ईसा पूर्व। ये कुछ सूचनाएं हैं। इसमें अलग अलग जो वंश हैं, राजवंश हैं, उनकी तारीखें दी हुई हैं, उनका पूरा जो समय काल है, बीच का टाइम पीरियड है, वो दिया हुआ है। इसे याद रखने की आवश्यकता है। इसके बाद नीचे चलते हैं। देखिए, गौतम बुद्ध के समय में प्रसिद्ध वैद्य जीवक बिंबिसार के दरबार से संबंधित था। ये इनका फैमिली डॉक्टर था। उस समय आयुर्वेद का ही प्रचलन था, एलोपैथिक दवाएं नहीं होती थी, मतलब रसायन वाली जो चिकित्सा है उसका आविष्कार नहीं हुआ था। उस समय आयुर्वेद यानी जो काष्ठ औषधियां होती हैं उन्हीं का भरोसा था। तो गौतम बुद्ध का जो समय था उस समय जीवक ये बिंबिसार के दरबार से संबंधित था, वहां का फैमिली डॉक्टर था। और बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को, राजवैद्य का मतलब वही फैमिली डॉक्टर, इन्हें अवंती के राजा के पास भेजा था। और अवंती के राजा के पास डॉक्टर भेजने की क्या आवश्यकता पड़ गई,
तो वो इसलिए क्योंकि इन्हें पीलिया हो गया था, और पीलिया के उपचार के लिए जीवक वहां जाते हैं और इनका उपचार करते हैं। और ये जो अवंती के राजा हैं चंड प्रद्योत, प्रद्योत और चंड प्रद्योत दोनों में अंतर है, तो ये जो चंड प्रद्योत हैं ये ठीक हो जाते हैं, इससे काफ़ी खुश भी होते हैं। तो इस प्रकार से वैद्य को भेजने का भी रिवाज यहाँ पे मिलता है। इसके बाद कालपी नगर की अगर बात कीजिएगा तो कालपी नगर उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में स्थित है। कालपी का जिक्र आप 1857 के संग्राम में भी देखते हैं, लक्ष्मीबाई से ही जुड़ा हुआ है। तो कालपी नगर उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में है, और ये क्या है, एक नगर है, एक स्थान है, यमुना नदी के तट पे स्थित है, और प्राचीन काल में इसे कालप्रिया के नाम से जानते थे। देखिए कितना नाम बिगड़ गया है इसका। पहले ये कालप्रिया के नाम से जाना जाता था, बाद में कालपीय हुआ होगा और उससे कालपी बन गया, संक्षिप्त हो गया, समय के साथ संक्षिप्त होकर ये कालपी बन गया। पहले कालप्रिया, उसके बाद कालपीय, और कालपीय से कालपी। और चौथी सदी में राजा वसुदेव के द्वारा इसे बसाया गया था। चौथी शताब्दी जो है उसमें इसका पूरा विकास हुआ था, और बसाने वाले जो सम्राट थे वो कौन थे, वसुदेव थे। ये सूचना यहाँ से प्राप्त होती है। इसके बाद यहाँ आप देख लीजिए अलग अलग जो महाजनपद है उनकी राजधानी और उनके बारे में थोड़ा दिया हुआ है। हालांकि इसका जिक्र हम पीछे देख चुके हैं, लेकिन यहाँ लिखित रूप में देख लीजिए, वहाँ तो मौखिक बताया गया था। अक्सर लोगों को ये शिकायत होती है कि जो लिखा है उसी को क्यों नहीं समझाया जा रहा है, क्यों अलग से बताया जा रहा है, मतलब एक्स्ट्रा जो बताया जा रहा है उसको भी लिख कर बताइए। तो देखिए दोस्तों, जो PDF आप देखते हैं और जो व्याख्या आप सुनते हैं दोनों में अंतर होता है। कभी भी आप किसी भी टीचर को पढ़ाते हुए देखेंगे तो उसके लेक्चर और उसकी जो लेखनी होती है उसमें अंतर होता है। एक्सप्लेन करने में बातें बढ़ जाती हैं, तो एक्सप्लेनेशन तो बढ़ेगी ही, उसमें फिर कुछ नहीं किया जा सकता। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप खुद का नोट्स बनाइए, सुनकर भी कुछ चीज़ें लिख लीजिए, जो बोला जा रहा है इंपॉर्टेंट चीज़ें उसे आप नोट कर सकते हैं। बाकी जितना आवश्यक है वो तो यहाँ लिखा हुआ मौजूद रहेगा ही। ठीक है, देख लीजिए यहाँ महाजनपद है, तो पहले अंग है। अंग की राजधानी थी चंपा, और प्राचीन नाम इसका जो महाभारत में उल्लेखित है वो मालिनी है। क्षेत्र इसका वही भागलपुर और मुंगेर वाला, पुरानी चीजें हैं, कुछ नया नहीं है, इसलिए थोड़ा जल्दी चलते हैं। और प्रमुख नगर यहाँ के कौन से थे ये देख लीजिए, ये महत्वपूर्ण है। चंपा जो कि यहाँ का बंदरगाह था, पोर्ट था, समुद्र वाला बंदरगाह नहीं, नदी वाला। और इसके अलावा अश्वपुर और भद्रिका, ये जो क्षेत्र थे ये इसके दायरे में आते थे, और ये प्रमुख नगर के तौर पे विकसित थे। शासक में अगर देखिएगा तो बिंबिसार के समय यहाँ का जो शासक था, समकालीन शासक, वो ब्रह्मदत्त था। और ब्रह्मदत्त को मगध के शासक बिंबिसार ने पराजित कर अंग को मगध में मिलाया था। मतलब बिंबिसार जो है वो ब्रह्मदत्त को हरा देता है, और उसके बाद अंग जो है वो मगध का हिस्सा बन जाता है। ये तो बात हुई अंग की। अब इसके बाद अवंती को देखिए, इसकी राजधानी उज्जैन और माहिष्मती थी, 2 राजधानियां थी। माहिष्मती यहाँ पे बाहुबली वाली माहिष्मती नहीं है, ये ऐतिहासिक माहिष्मती है, प्रामाणिक। क्षेत्र इसका अगर देखिए तो उज्जैन जिले से लेकर नर्मदा नदी तक जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र है वो इसमें आता है। शासक में महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध के समकालीन यहाँ का जो राजा था वो चंड प्रद्योत था। महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध ये दोनों आपस में भी समकालीन थे, दोनों 2 धर्मों के प्रवर्तक हैं। हालांकि महावीर स्वामी ने जैन धर्म को बनाया नहीं था, उसे फैलाया था, उसका प्रसार करने का श्रेय उनके पास है। लेकिन गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म का एक तरह से आविष्कार किया था। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है, लेकिन दोनों ने काम एक ही किया था, धर्म सुधार। जो हिंदू धर्म में फैली हुई बुराइयां थी उसको दूर करने का भरसक प्रयास इन दोनों ने किया था, लेकिन इसके लिए अलग पंथ का इन्होंने चुनाव किया। तो कुल मिलाकर महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध ये आपस में भी समकालीन थे, और इनके समकालीन जो राजा था, अवंती का राजा था ये चंड प्रद्योत, जिसके इलाज के लिए जीवक को भेजा जाता है। प्रमुख नगर को अगर आप देखिए तो कुरारगढ़ है, इसके अलावा मक्करगढ़ है और सुदर्शनपुर है। कुछ इंटरेस्टिंग नाम है, रुचिकर, तो इन्हें आप देख लीजिए, कुरारगढ़, मक्करगढ़ और इसके अलावा सुदर्शनपुर ये है। और पुराणों के अनुसार अवंती के संस्थापक है वंश के लोग थे। ये जो है वंश है ये सूर्य पूजा करता था, सूर्य पूजक थे, और ये क्षत्रिय राजा होते थे। इनका विनाश करने के लिए महापद्मनंद जो है वो उतारू हो जाता है, और इसीलिए उसे सर्वछत्रांतक कहा जाता है। मतलब जितने क्षत्रियों को उसने शिकार बनाया था उसमें से यह भी थे। इसके बाद बिंबिसार ने वैद्य जीवक को चंड प्रद्योत के उपचार के लिए भेजा था। एक ही बात बार बार रिपीट की जा रही है, वही चीज है, इसे आपने देखा है। एक बात और है, लोहे की खान होने के कारण ये काफी ज्यादा शक्तिशाली था। मतलब वाणिज्यिक दृष्टि से ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से जो आयरन की माइंस है, मतलब लोहे की खानें हैं, वो प्राप्त हुई थी। तो लोहा यहाँ से निकल रहा था, और लोहे का उस समय भरपूर मात्रा में इस्तेमाल होता था हथियार बनाने के लिए, और भी अलग अलग स्थानों पर लौह इस्तेमाल किया जाता था जहां मजबूती की आवश्यकता होती थी।
हालांकि सोने और चांदी का भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता था, लेकिन लोहा ये हथियारों में बड़े पैमाने पर यूज होता था। और उस समय लड़ाइयाँ कितनी ज़्यादा लड़ी जाती थी ये आप जानते ही हैं। तो लोहे की खान होने की वजह से ये जो अवंती है ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके बाद वत्स को देखिए। वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी या कौशाम्बी, और वर्तमान में इसकी जो स्थिति है वो इलाहाबाद और बांदा जिले में है। इलाहाबाद के अलावा जो बांदा जिला है वहां पर भी इसका कुछ हिस्सा आता है। क्षेत्र अगर देखिएगा तो इलाहाबाद और मिर्जापुर जिला, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश का एक जिला है और इलाहाबाद तो है ही है, जिसे कि वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जानते हैं, और प्राचीन नाम इसका प्रयाग था। तो यह क्षेत्र इसमें आता है। और शासक यहाँ पर गौतम बुद्ध और बिंबिसार के समकालीन उदयन का शासन था, ये देख लीजिए। इसके बाद उदयन के साथ चंड प्रद्योत और अजात शत्रु का संघर्ष रहा था। यहाँ पर चंड प्रद्योत और अजात शत्रु दोनों इसके साथ शत्रुता में थे, और चंड प्रद्योत ने अपनी पुत्री वासव दत्ता का विवाह उदयन से किया था। कैसे किया था ये पीछे आपने जब स्वप्न वासव दत्ता का जिक्र सुना था उसमें देखा था। उदयन यहाँ पर बंदी रहता है, किसके पास? चंड प्रद्योत के पास, जो कि अवंती, माफ कीजिएगा, यहाँ के सम्राट हैं। कहाँ के? अवंती के। और वहां पर जेल में जब ये रहता है, बंदी जीवन बिता रहा होता है, तब ये वासव दत्ता को देखता है और उस पर मुग्ध हो जाता है। तो उनके प्रेम की जो कहानी है वो महाकवि भास के द्वारा वर्णित की गई है उनके ग्रंथ में, जिसका नाम है स्वप्न वासव दत्ता, जो कि एक नाट्य ग्रंथ है। इसके बाद गौतम बुद्ध के शिष्य हैं पिंडोल। गौतम बुद्ध के कई चेले थे, उसमें कुछ जो है वो मुख्य थे और कुछ पीछे वाले थे। तो उन्हीं के शिष्यों में से एक है पिंडोल। इन्होंने उदयन को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। मतलब उदयन का जो झुकाव था वो किस ओर था? बुद्ध की ओर था, बौद्ध धर्म की ओर था। और कालांतर में अवंती ने वत्स पर अधिकार कर लिया, और अंतिम रूप से, यहां इसे थोड़ा इधर कर लीजिए, देखिए, अंतिम रूप से शिशुनाग ने वत्स को मगध में मिला लिया। शिशुनाग वंश का संस्थापक जो था शिशुनाग था, और उसने ये काम किया, इसने वत्स को मगध में मिक्स कर लिया, मिलाने का काम किया। आगे चलते हैं। ये तो आपने वत्स को देखा। अब इसके बाद है अश्मक। अश्मक जो है ये दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है, इसे आप जानते ही हैं। इसकी जो राजधानी है वो पोटन या पोटली या पैठन, और प्राचीन नाम जो है प्रतिष्ठानपुरी है, ये आप जानते ही हैं। इसमें बहुत सारी चीजें आप जानते हैं। शब्द क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है? क्योंकि पीछे आपने सुन रखी है, तो कुछ नया नहीं है, बस कुछ नई नई चीजें जो है उन पर ज्यादा कंसंट्रेट करने की आवश्यकता है। तो क्षेत्र देखिए, नर्मदा और गोदावरी नदियों के बीच का भाग जो उर्वर प्रदेश था वो इसमें आता था। हाँ, शासक का नाम यहाँ महत्वपूर्ण है। तो यहाँ वंश कौन सा शासन कर रहा था ये जान लीजिए, इक्ष्वाकु वंश। इक्ष्वाकु वंश का शासक था मूलक, ये यहाँ पर राज कर रहा था अश्मक में। यह एकमात्र महाजनपद था जो कि दक्षिण भारत में स्थित था, ये नई बात तो है नहीं। इसके बाद जातक कथाओं के अनुसार, जातक के अनुसार, तो जातक कोई व्यक्ति नहीं है, ये जातक कथाओं की बात की जा रही है, और जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसमें गौतम बुद्ध के पुनर्जन्म या पूर्व जन्मों का इतिहास मिलता है। तो चलिए, इसमें कहा गया है कि जातक के अनुसार यहाँ के शासक प्रवर अरुण ने, ये शासक का नाम है, अश्मक के राजा है प्रवर अरुण, इन्होंने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी और अपने राज्य में इसे मिला लिया था। कलिंग को अपने क्षेत्र में, अपने राज्य में यानी अश्मक में मिलाने का श्रेय ये प्रवर अरुण को दिया जाता है, और ऐसा कहना है जातक कथाओं का। जातक ग्रंथ कई प्रकार के हैं, जैसे बावेरू जातक का नाम आप सुनते हैं, इस प्रकार से और भी जातक ग्रंथ हैं। तो यहाँ पर किसी विशेष जातक ग्रंथ को केंद्र नहीं बनाया गया है, लेकिन फिर भी यहाँ ये जिक्र किया गया है कि जातक कथाओं में इस प्रकार का उल्लेख प्राप्त होता है। इसके बाद कालांतर में अवंती ने अश्मक राज्य पर विजय प्राप्त की थी। अवंती जो है वो इसे जीत लेता है। मतलब पहले तो अश्मक जो है वो क्या करता है, कलिंग पर विजय प्राप्त करके उसे अपने अंदर मिला लेता है, लेकिन बाद में अवंती का इस पर अधिकार हो जाता है। ये कुछ बातें अश्मक के बारे में है, जिसकी राजधानी है प्रतिष्ठानपुर। इसके बाद आते हैं अपने वाराणसी में, जो कि धर्म नगरी कही जाती है। काशी महाजनपद के रूप में तत्कालीन रूप में यह विख्यात था, और इसकी जो राजधानी थी वो वाराणसी थी, जो कि बाद में मुगलों के समय में या जो मध्यकालीन भारत है उस समय बनारस हो जाती है। तो क्षेत्र अगर देखना चाहें तो वाराणसी और उसके आसपास के जो क्षेत्र थे वो इसमें आते थे। अब आसपास का जो दायरा है, जो कि पूरा बनारस जिला है एक तरह से, वो इसकी रेंज में आता था। और काशी का संस्थापक कौन था? तो ये द्विजोदास था। ये द्विजोदास या द्विजोदास इसे कहा जाता था। यहाँ नाम थोड़ा सा अशुद्ध दिया हुआ है, इसे सही कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर द्विजोदास होगा, जूम कर लिया, आप दिखा, देखिए इसका जो नाम है ना शासक का, वो गलत दिया है, द्विजोदास होगा। ये जो व्यक्ति था, राजा था, इसने काशी की संस्थापना की थी। और शासक के तौर पे देखा जाए तो काशी का शासक अजात शत्रु था, और अजात शत्रु के समय में ही काशी मगध का हिस्सा बन गया।
उससे पहले काशी स्वतंत्र था। ये खुद एक काफी शक्तिशाली महाजनपद हुआ करता था, लेकिन बाद में ये मगध से हार जाता है और मगध के अंतर्गत आ जाता है। काशी का सर्वप्रथम उल्लेख हमें अथर्ववेद से प्राप्त होता है, मतलब वेदों में वर्णित ये नगरी है। अथर्ववेद जो कि सबसे नवीनतम है और चौथा वेद है, उससे हमें इस प्रकार की जानकारी मिलती है। और जातक कथाओं के अनुसार राजा दशरथ और राम काशी के राजा थे। यहाँ बौद्ध धर्म जो है कुछ उल्टी बातें कहता है। तो इस जातक कथा का ये कहना है कि राजा दशरथ जो कि इक्ष्वाकु वंशीय थे, सूर्यवंशीय राजा थे, और उनके पुत्र भगवान राम ये कहाँ के थे? ये काशी के थे। इसके बाद काशी वरुणा और 80 नदियों के किनारे बसा हुआ था। ये जानकारी यहाँ से प्राप्त होती है। तो ये देख लीजिए, राजधानी काशी महाजनपद की है, वाराणसी, और इसके बारे में इतनी सूचनाएं आपने देखी। ये जो 80 नदी दिया हुआ है ना, ये असल में वर्तमान में 80 के रूप में देखी जाती है, और ये काफी ज्यादा गंदी हो गई है, प्रदूषित हो गई है वर्तमान में। गंगा की स्थिति बिगड़ गई है, तो 80 की क्या औकात है। चलिए, और काशी जो है ये सूती वस्त्र उद्योग के लिए काफी प्रसिद्ध था। ये एक बड़ी बात है। यहाँ पर सूती कपड़े बनाने का कारोबार और उसके अलावा अश्व का व्यापार भी होता था। अब ऐसा नहीं है कि काशी क्षेत्र में बहुत अच्छे घोड़े पाए जाते थे। घोड़े बाहर से ले जाकर यहाँ पर एक तरह से बाजार लगाया जाता था। जैसे पशु मेले होते हैं ना, वैसे ही घोड़ों का मेला होता था, और वहां जाकर जो बड़े बड़े राजा महाराजा या प्रतिनिधि होते थे, रिप्रेजेंटेटिव, वो घोड़ों को खरीदते थे और अपनी सेना में भर्ती करते थे। तो यहाँ पर घोड़ों का पूरा मार्केट लगता था, तो इसलिए भी ये काफी फेमस था। यहाँ तक हमने काशी को देखा। आप कौशल को देख लीजिए। इसकी राजधानी श्रावस्ती या कुशावती या अयोध्या थी। यहाँ पर भगवान राम के पुत्र का शासन था, मतलब प्राचीन जो वर्णन प्राप्त होता है उसकी जानकारी यहाँ से मिलती है। भगवान राम के 2 बेटे थे, जुड़वा बेटे, लव और कुश। इनके बारे में आप जानते हैं। तो कुश को इसी क्षेत्र का शासन सौंपा गया था। भगवान राम ने राज्य का विभाजन अपने भाई के पुत्रों और अपने पुत्रों में कर दिया था जाने से पहले, मतलब अपने लोक में गमन करने से पहले उन्होंने ऐसा किया था। तो कुश जो थे, उन्हें लव जो थे वो बड़े थे और कुश छोटे थे, तो कुश को कुशावती या श्रावस्ती वाला जो क्षेत्र है वो सौंपा गया था। यह जो क्षेत्र है ये वर्तमान में फैजाबाद, गोंडा और बहराइच का एरिया है। मतलब यूपी में अगर आप देखिएगा तो फैजाबाद, गोंडा और बहराइच वाला क्षेत्र इसमें आता है। सरयू नदी यहाँ से बहती है, ये तो आम बात है। और शासक की अगर बात करें तो बुद्ध के समकालीन जो शासक इस समय यहाँ पे था वो प्रसेनजीत था। बुद्ध के समय में यहाँ पर प्रसेनजीत का शासन था। और प्राचीन जो शासक थे वो कौन थे आप जानते ही हैं। यहाँ पर महाराज कुश का शासन था, उन्हीं के नाम पे ये कुशावती है। इसके बाद कुरु को देखिए। ये कौरवों और पांडवों का संघर्ष क्षेत्र है। इसी को लेकर झगड़ा लगा था और इतना बड़ा युद्ध लड़ा गया। तो देखिए, इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर दोनों हैं। हालांकि इंद्रप्रस्थ जो था वो पहले खांडवप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। हस्तिनापुर एक बड़ा साम्राज्य था, मतलब कुरु साम्राज्य उसको कहा जाता था, और वो काफी बड़े दायरे में फैला हुआ था। लेकिन बाद में जब पांडव अपने पिता के अधिकार को लेकर सामने खड़े होते हैं तो धृतराष्ट्र को मजबूर होकर वहां पर अधिकार उनका देना पड़ता है। हालांकि वो चाहते नहीं है, वो अपने बेटे दुर्योधन की ओर झुके हुए होते हैं, लेकिन मजबूर होकर उन्हें कहना पड़ता है कि ठीक है, मैं देने को तैयार हूं। तो हस्तिनापुर और खांडवप्रस्थ 2 क्षेत्र हैं, राज्य का मैं बंटवारा करता हूं और इसमें से कोई एक चुन लो। तो शकुनी मामा बीच में आ जाते हैं और कहते हैं कि पांडव तो बड़े पुरुषार्थी हैं, दुर्योधन से उनके पास सामर्थ्य ज्यादा है और उन्हें अच्छा खासा देवताओं का सहयोग प्राप्त है, तो उन्हें वो क्षेत्र दिया जाए जो कि ज्यादा विकसित नहीं है, कम विकसित है। तो ऐसे में धृतराष्ट्र के द्वारा जो खांडव वन था, उजड़ा हुआ खंडहर, वो पांडवों को दे दिया जाता है, जहां पर वन्य जीव विचरण करते थे और घने जंगल हुआ करते थे। और जो हस्तिनापुर का सजा सजाया राजमहल होता है वो दुर्योधन के जिम्मे आता है। तो धृतराष्ट्र ये सोचते हैं कि पांडव उसी में विलीन हो जाएंगे, ये विकसित ही नहीं हो पाएंगे, इतना घना जंगल कौन उसको डेवलप करेगा। लेकिन पांडव अपनी पुरुषार्थ के बूते वहां पर पूरे एक नगर का विकास करते हैं। हालांकि कहा जाता है कि जो देवता थे उन्होंने सहयोग दिया था, जैसे मैं दानव ने वहां पर नगरी बसाने का काम किया था और विश्वकर्मा का भी उसमें बड़ा योगदान था, भगवान कृष्ण साथ में थे ही। लेकिन ये सब जो दैवीय सहायता है उसके अलावा उनका पुरुषार्थ भी था। मनुष्य जब पुरुषार्थ करता है, मेहनत करता है, तो जो ईश्वरीय शक्तियां हैं वो भी मदद करती हैं, ऐसा कहा जाता है। तो वो चीज वहां सार्थक होती है। और कुल मिलाकर खांडव वन जो था, जिसे कि खांडव प्रस्थ कहा जाता था, वो बाद में इंद्रप्रस्थ के रूप में विकसित होता है और वही युधिष्ठिर का राज्य बनता है। लेकिन यहाँ पर भी कौरवों को संतोष नहीं होता है। शकुनी मामा षड्यंत्र करते हैं और जुआ खिलवा के युधिष्ठिर से इंद्रप्रस्थ छीन लेते हैं और बाद में झगड़ा होता है, लड़ाई। तो ये चीजें हैं। कुरु जो था इसकी 2 राजधानियां थी, इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर। हस्तिनापुर पुरानी वाली है और इंद्रप्रस्थ ये बाद वाली है। बुद्ध के समकालीन यहाँ का जो शासक था वो कौरव्य था, कुरुवंश का था, इसीलिए इसका नाम है कौरव्य।
और इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? तो सबसे प्रामाणिक जो उल्लेख है और पूरी कथा का जो मूल केंद्र बिंदु है वो तो महाभारत में ही मिलता है। इसके अलावा पाणिनि का जो व्याकरण ग्रंथ है अष्टाध्यायी, जिसमें 8 अध्याय हैं, इसका जिक्र आपने पीछे देखा था, उसमें भी इसका विवरण प्राप्त होता है। अष्टाध्यायी में 22 जनपदों का उल्लेख है, उसमें से एक कुरु भी है। इसके बाद इस महाजनपद के अंतर्गत अगर वर्तमान में आप देखिए तो मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर वाला क्षेत्र आता है। मेरठ का एरिया जो है वो भी इसी में आता है, दिल्ली और थानेश्वर। अब दिल्ली वाला जो एरिया है वो हस्तिनापुर का क्षेत्र था और ये जो मेरठ वाला एरिया है ये उस समय इंद्रप्रस्थ था। इस तरह की जानकारी यहाँ से मिलती है। और मेरठ की थी रावण की पत्नी मंदोदरी। चलिए अब देखिए पांचाल को। यहाँ पर महाभारत की कथा से हर जो महाजनपद है वो जुड़ जा रहा है, इसलिए कहानियां शुरू हो जा रही हैं। तो कहानियां सुनते सुनते आप सीखते भी जा रहे हैं। इतिहास जो है वो कहानियों का पूरा पुलिंदा है, बिना कहानी सुनाए काम चलेगा ही नहीं। तो चलिए मजा लेते हैं। अब देखिए पांचाल एक महाजनपद है और इसकी जो राजधानी थी वो अहिछत्र और कांपिल्य, 2 राजधानियां थी। और जो कांपिल्य वाला क्षेत्र था वहां पर महाराज द्रुपद का शासन था और महाराज द्रुपद के कोई संतान नहीं थी, एकदम निसंतान थे। और द्रोणाचार्य से इनकी शत्रुता हो गई, मतलब दुश्मनी हो गई, और अपने अपमान का बदला लेने के लिए एक यज्ञ ये करते हैं, आग जलाते हैं और इसमें आहुति देते हैं पुत्र की कामना करते हुए। तो साथ में इनकी पत्नी भी रहती हैं और पत्नी को जब आहुति डालनी थी, उनका आवाहन होता है, तो उस समय वो किसी कामकाज में व्यस्त हो जाती हैं और उसके बाद क्या होता है, जो आहुतियां हैं वो पंडित उठाते हैं और सीधा आग में झोंक देते हैं। और गुस्से में चूंकि झोंके रहते हैं इसलिए आग से एक पुरुष प्रकट होता है और वो काफी गुस्सैल रहता है और उसका नाम था धृष्टद्युम्न। बाद में द्रौपदी भी प्रकट होती हैं। तो द्रौपदी और धृष्टद्युम्न का जन्म जो था वो आग से हुआ था, इसीलिए द्रौपदी जो थी वो भी स्वभाव से काफी गुस्सैल थी, गर्म स्वभाव वाली थी। तो ये 2 मतलब पुत्र और पुत्री ये प्रकट होते हैं। हालांकि जो नया वाला महाभारत का टेलीकास्ट हुआ है उसमें आपने देखा कि द्रुपद को दबाव डाला जाता है कि आप एक पुत्री की भी कामना करिए, और वो नाराज होकर ढेर सारी मतलब बेकार की बातें करते हुए आहुति देते हैं और द्रौपदी का जन्म होता है। कथा आपने देखी होगी। तो इसी प्रकार की कहानी है। कुल मिलाकर दोनों का जन्म अग्नि से हुआ था। तो बाद में द्रौपदी के स्वयंवर के समय पांडव यहाँ पर पांचाल वाले राज्य में आते हैं और यहाँ स्वयंवर की जो शर्त होती है उसको अर्जुन जीतते हैं। हालांकि वहां भी भेदभाव होता है। द्रौपदी अपने गर्म स्वभाव की वजह से कर्ण का अपमान कर देती हैं और उसका परिणाम उन्हें बाद में भोगना पड़ता है। तो ये चीजें हैं। अब देखिए यहाँ का शासक चुलामी ब्रह्मदत्त था। इसका नाम ब्रह्मदत्त था, ये चुलामी नाम इसके साथ जुड़ा हुआ है। और इसके बाद मिन्हा जनपद के अंतर्गत ये देख लीजिए यहाँ पर क्या गलत दिया हुआ है, महाजनपद होगा। मिसप्रिंट जो है वो पूरे कंटेंट का कबाड़ा कर देता है, कोई बात नहीं। तो महाजनपद के अंतर्गत बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद वाला जो क्षेत्र है वो इसमें आता है। मतलब पांचाल राज्य की जो सीमाएं हैं वो कहाँ कहाँ फैली हुई थी, इस बात का अंदाजा हम इसी बात से लगा सकते हैं। देखिए बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद, ये बड़ा सा क्षेत्र इसके दायरे में आता है और इसका उल्लेख महाभारत और अष्टाध्यायी में मिलता है। अष्टाध्यायी भी साथ साथ चल रहा है। ये व्याकरण ग्रंथ जरूर है लेकिन तत्कालीन स्थितियों का इस पर काफी गहरा प्रभाव पड़ा है। ठीक है, आगे देखिए। सूरसेन या शूरसेन इसको कहा जाता था। यहाँ के राजा थे शूरसेन, उन्हीं के नाम पे ये जनपद था और इसकी राजधानी थी मथुरा, मतलब यह भी उत्तर प्रदेश में है। यहाँ के राजा यदुवंशी भगवान कृष्ण थे और बाद में यहाँ पर सूरसेन का शासन होता है और यहीं की कुंती थी। मेगस्थनीज की जो पुस्तक है इंडिका, जिसमें भारत का वर्णन है, उसमें शूरसेन का भी उल्लेख प्राप्त होता है। हालांकि उसमें मौर्यकालीन जो समाज है उसका वर्णन ज्यादा है, लेकिन फिर भी शूरसेन नाम का ये जो महाजनपद है इसकी जानकारी प्राप्त होती है। और यहाँ बुद्ध के समकालीन अगर राजा की बात करें तो वो अवंतीपुत्र था। इसके बाद मल्ल को देख लीजिए, पावापुरी, जहाँ गौतम बुद्ध का देहांत हुआ था, मतलब उन्हें महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी, वो क्षेत्र है ये। और यहाँ का शासक था ओकाक। कई राजा हुए हैं तो तत्कालीन शासक की बात की जा रही है, तो राजा था ओकाक। और यह शासन, मतलब यह जो शासन क्षेत्र था यह गणतंत्रात्मक प्रणाली पर आधारित था। ये बड़ी बात है। ऐसे पूछा जा सकता है कि कौन सा महाजनपद निम्नलिखित में से रिपब्लिक था, यानी गणतंत्र पर आधारित था, तो ये वाला है मल्ल। और मल्ल की जो राजधानी है वो कुशीनगर, यहाँ कशीनगर दिया हुआ है, कुशीनगर या पावापुरी थी। यहाँ पर बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, ये आप जानते ही हैं। सूकर माधव नाम का जो खाद्य है वो विषैला था, उसको खा लिया इन्होंने। इसलिए खा लिया ताकि बाकी लोग ना खाएं और बाकी लोग आहत ना हो। तो जहर इन्होंने पी लिया और उसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है, मतलब वो इन्हें नुकसान करता है, डिसेंट्री के शिकार हो जाते हैं और अंत में वृद्धावस्था रहती ही है और मर जाते हैं। तो ये चीजें हैं। इसके बाद वज्जी को देखिए। वज्जी की राजधानी मिथिला थी, मिथिला और वैशाली। मिथिला वही क्षेत्र है जहाँ की सीता जी थी।
मिथिलेश कुमारी इन्हें कहा जाता है। तो यह 8 गणराज्यों का संगठन था या संघ था। मतलब इसमें 8 गणराज्य छोटे छोटे जुड़े हुए थे, कंबाइंड थे। जैसे विदेह है, लिच्छवी है और वज्जी है। विदेह के जो राजा थे वो जनक थे। यहाँ का प्रमुख शासक चेटक था। तत्कालीन जो बौद्ध और जैन समय था, मतलब ये बुद्धिज्म और जैनिज्म का जो टाइम पीरियड था, उस समय की बात की जा रही है। तो उस समय यहाँ का शासक चेटक था और 8 राज्य यहाँ दिए हुए हैं, जैसे कि आप देख लीजिए। विदेह है, वज्जी है, लिच्छवी है, ये देखिए, विदेह है, वज्जी है, लिच्छवी है, ज्ञात्रिक है, कुंडग्राम है, भोज है, इक्ष्वाकु है और कौरव है। ये 8 राज्य इससे जुड़े हुए थे। ये जो 8 गणराज्यों का संघ कहा गया है ना, तो वो 8 यही हैं। इनका नाम यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ भी गणतंत्रात्मक प्रणाली थी। तो याद रखिएगा कि वज्जी, ये वज्जी वाला जो क्षेत्र है ये, और इसके अलावा पावापुरी यानी मल्ल वाला जो क्षेत्र है ये दोनों गणतंत्र आधारित प्रणाली पर काम करते थे। हर महाजनपद में प्रशासन का तरीका भिन्न भिन्न था, ये खास बात है। एक ढर्रे का प्रशासन नहीं था। इसके बाद आप कंबोज को देखिए। एक चीज और, यहाँ पर समस्त वज्जी संघ की राजधानी वैशाली की स्थापना इक्ष्वाकु वंशीय विशाला ने की थी। ये विशाल नाम के राजा थे, इक्ष्वाकु वंशीय थे, और इन्होंने इस राजधानी की स्थापना की थी। तो इनका नाम याद रखिएगा। अब इसके बाद कंबोज को देखिए। इसकी राजधानी राजापुर या हाटक, वर्तमान समय में हाटक के रूप में जानी जाती है। और यह पाकिस्तान का रावलपिंडी, पेशावर, पेशावर का मतलब क्या, पुरुषपुर की बात की जा रही है, और काबुल वाला क्षेत्र था। और यह क्षेत्र श्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। उधर के जो घोड़े होते थे वो काफी अच्छे नस्ल के होते थे। महाभारत में यहाँ के 2 शासक चंद्रवर्मन और सुदक्षिण की चर्चा हुई है। ये 2 जो राजा यहाँ के हैं, इनका उल्लेख महाभारत जो ग्रंथ है उसमें प्राप्त होता है। इसके बाद चेदी को देख लीजिए। चेदी नहीं होगा, चेदी होगा, छोटी की मात्रा होगी यहाँ। और इसकी राजधानी थी सोथिमती या शुक्तिमती। महाभारत में शुक्तिमती और जो बौद्ध और जैन ग्रंथ है उसमें सोथिमती। यह महाभारत कालीन राजा शिशुपाल के अधीन था। शिशुपाल का वर्णन आप पीछे सुन चुके हैं। और इसका वध भगवान कृष्ण ने किया था। ये गालियां बक रहा था, लगातार गालियां उन्हें दे रहा था। क्यों दे रहा था, ऐसा कौन सा कारण था? क्योंकि युधिष्ठिर ने अपने राजसूय यज्ञ में इन्हें पुरोहित बना दिया था। भगवान कृष्ण को पुरोहित नियुक्त कर दिया था। और ये बात इसे बर्दाश्त नहीं होती है। ये कहने लगता है कि इतने क्षत्रिय राजाओं के होते हुए और उच्च कुलीन जो ब्राह्मण हैं उनके यहाँ मौजूद रहते हुए आप एक ग्वाले को, मतलब एक गाय चराने वाले चरवाहे को ये काम सौंप रहे हैं जो कि निंदनीय है। मैं इसे कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। और उसके बाद गालियां बकने लगता है। तो कृष्ण भगवान जो है वो बर्दाश्त करते हैं, लेकिन सिर्फ 100 अपराध, उसके बाद जैसे ही 101 होता है इसका सिर कलम कर लिया जाता है। तो ये चीजें हैं। और सुदर्शन चक्र के द्वारा ये काम किया गया था। चलिए और देखिए, इस क्षेत्र में मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड का जो यमुना नदी वाला क्षेत्र है वो शामिल है। मतलब बुंदेलखंड वाला एरिया मुख्य रूप से आता है और उसके अलावा एमपी का भी कुछ पोर्शन इसमें शामिल है, वर्तमान स्थिति की अगर बात की जाए तो। इसके बाद देखिए अगला वाला गांधार, शकुनी मामा का एरिया। शकुनी यहाँ के राजकुमार थे और गांधारी उनकी बहन थी, आप जानते हैं। गांधार से बना हुआ है गांधारी। गांधार की रहने वाली ये थी। तो तक्षशिला इसकी राजधानी थी। और यहाँ के शासक बिंबिसार के समकालीन, मतलब बिंबिसार का समकालीन जो यहाँ का राजा था वो पुष्कर सरीन था। मगध साम्राज्य के शासक से यहाँ तुलना की जा रही है। और आधुनिक समय की अगर बात कीजिएगा तो पेशावर यानी पुरुषपुर, रावलपिंडी वाला जो क्षेत्र है ये सब पाकिस्तान में चला गया है, वो इसमें शामिल था। और गांधार के जो शासक थे वो द्रुही वंशी थे। इनका जो वंश था वो द्रुही था। आमतौर पे जो वंशज होते हैं वो अपनी वंश परंपरा के सबसे शुरुआती व्यक्ति के नाम पे अपने वंश के नाम को रखते हैं। जैसे राजा इक्ष्वाकु जो थे उनके नाम पे इक्ष्वाकु वंश का नाम रखा गया है। इसी प्रकार से यहाँ भी है। और इसके बाद यह जो क्षेत्र था ये ऊनी वस्त्र के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ पे भेड़ें काफी उन्नत नस्ल की पाई जाती थी और उनका ऊन काफी फेमस था। तो ये गांधार वाला एरिया था। और गांधारी का विवाह महाराज धृतराष्ट्र के साथ हुआ था। वो कौरवों की माता थी और शकुनी मामा उनके साथ दहेज में आए थे, आप जानते ही हैं। मामा लोगों का नाम खराब कर दिए, कंस मामा और शकुनी मामा। तो शकुनी को इतनी दुश्मनी क्यों थी? असल में वो पांडवों का दुश्मन नहीं था, वो पूरे कुरुवंश का दुश्मन था। उसे ऐसा लगता था, आप जानते भी होंगे, उसे ऐसा लगता था कि मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद हो गई एक अंधे से विवाह करके। गांधारी अंधी नहीं थी, आप जानते हैं। वो पतिव्रता नारी थी। अपने पति को अंधा देखकर उन्हें लगा कि पति कहीं अपने आप को कम न समझे, तो उनके हाथ में हाथ मिलाकर चलने के लिए ये आंख पे हमेशा के लिए पट्टी बांध लेती हैं। सिर्फ एक बार अपने जीवन में ये पट्टी हटाती हैं दुर्योधन को मजबूत बनाने के लिए, कवच पहनाने के लिए, वो भी बाद में। तो इस प्रकार का जब ये निर्णय लेती हैं तो शकुनी जो कि अपनी बहन से बहुत ज्यादा प्रेम करता था, उन्हें बड़ा दुख पहुंचता है।
तो वो यहाँ पर प्रतिज्ञा करते हैं और प्रतिज्ञा के स्वरूप वो बड़ा घातक निर्णय लेते हैं। एक खंजर उठाते हैं और अपनी जांग में एक घाव करते हैं, उसे नासूर बना देते हैं और उसे कभी भरने नहीं देते। जब भी वो भरने के लिए होता है उसे खोद देते हैं, पका देते हैं। और उसकी जो पीड़ा है वो इन्हें आभास दिलाती है कि इनका कितना बड़ा अपमान हुआ था, इनकी बहन को इतना कष्ट पहुंच रहा है। और ये प्रण लेते हैं कि ये पूरे कुरुवंश का समूल विनाश करेंगे और आग लगाते हैं और अंत में युद्ध होता है। आप जानते ही हैं, जड़ जो थे वो शकुनी मामा थे। हालांकि कुछ लोग भगवान कृष्ण को भी दोषी ठहराते हैं, लेकिन यहाँ कारण कई थे। तो कुल मिलाकर शकुनी की शत्रुता यही थी। चलिए अब देखिए आगे। इसके बाद मत्स्य, राजधानी है विराटनगर और विराटनगर के राजा थे महाराज विराट। और उनके दो संतानें थी, एक तो उत्तर और दूसरी उत्तरा। पांडवों ने अपने अज्ञातवास को यहीं गुजारा था। जब जुआ होता है और युधिष्ठिर एक के बाद एक हारने लगते हैं, उसके बाद द्रौपदी का वस्त्रहरण होता है, फिर वो बात वहीं समाप्त होती है और अंत में ये काफी वाद विवाद के बाद तय होता है कि पांडवों को 12 साल का वनवास दिया जाएगा और 13वें वर्ष में, कुल मिलाकर 13 साल के लिए देश निकाला मिलने वाला था और 13वें वर्ष में अज्ञातवास मिलेगा। अज्ञातवास का मतलब यह है कि आपको छिप कर रहना होगा। अगर किसी राजसी गुप्तचर ने आपको पहचान लिया तो फिर आपको वापस से 13 साल के लिए जंगल में बिताना पड़ेगा। इस प्रकार की कंडीशन थी। तो दुर्योधन एड़ी चोटी का जोर लगाता है कि वो पांडवों को खोजे 13वें साल में, ताकि फिर से उन्हें वनवास में भेजने की नौबत आ जाए। वो युद्ध को महसूस कर रहा था, जानता था कि पांडव जैसे ही लौटेंगे वैसे ही युद्ध छिड़ेगा। तो वो युद्ध को टालने के लिए ऐसा करता है, लेकिन सफल नहीं होता है, क्योंकि पांडव जो थे वो विराट राज्य में जाकर छिप गए थे। इसी में ये जो मत्स्य क्षेत्र है ना, यहाँ पर जाके ये छिपे हुए थे और रूप बदले हुए थे। पांडवों ने अपना रूप बदल लिया था। युधिष्ठिर जो थे वो कंक नामक एक ब्राह्मण के रूप में थे। जो भीम थे वो वल्लभ नाम के एक रसोइये की भूमिका में थे। द्रौपदी जो थी वो सैरंध्री बन गई थी। सैरंध्री जो है वो रानी की खास दासी होती हैं। वैसे ही अर्जुन जो थे वो बृहनलला के रूप में बन गए थे। बृहनलला एक किन्नर थी जो कि उत्तरा जो राजकुमारी थी विराट नरेश की, उन्हें नृत्य सिखाने का काम करती थी। और इसके अलावा नकुल और सहदेव ये घुड़साल में काम करते थे, घोड़ों को औषधि देते थे, घोड़ों का उनकी देख रेख करते थे। इस प्रकार से ये अलग अलग कामों में छिप कर नियुक्त हो गए थे। हालांकि बाद में पोल खुलती है और जो राजकुमार उत्तर है वो अपनी बहन उत्तरा का हाथ अर्जुन के हाथ में देना चाहते हैं, मतलब बृहनलला के हाथ में। तो अर्जुन कहते हैं कि उत्तरा मेरी पुत्री की उम्र की है, तो बेहतर ये होगा कि मेरे पुत्र के साथ इसका विवाह हो। तो अभिमन्यु के साथ उत्तरा का विवाह होता है। अर्जुन और सुभद्रा के बेटे थे अभिमन्यु, भगवान कृष्ण के भांजे थे। तो उनके साथ उत्तरा का विवाह होता है और बाद में आप जानते हैं कि इन्हीं से परीक्षित उत्पन्न होते हैं। तो ये जानकारी यहाँ पर है। वर्तमान में ये जो एरिया है ये राजस्थान वाला क्षेत्र है। यहाँ आप देख लीजिए, अलवर, जयपुर, भरतपुर, राजस्थान का ये जो 3 एरिया है, यहाँ पर ये फैला हुआ था। और मनुस्मृति जो कि मनु की कानून की किताब कही जाती है, उसमें मत्स्य का कुरुक्षेत्र, पांचाल और शूरसेन, इन्हें ब्राह्मण मुनियों का अधिवास यानी ब्रह्मर्षि देश बताया है। तो ब्रह्मर्षि देश का जिक्र आप कहीं कहीं देखते हैं, तो वो उल्लेख कहाँ से मिलता है? वो मनुस्मृति से मिलता है। और इसमें मत्स्य का जो कुरुक्षेत्र है इसका भी उल्लेख मिलता है। इसके अलावा पांचाल और शूरसेन, इसका भी वर्णन यहाँ से प्राप्त होता है। मनुस्मृति को ब्राह्मणवादी ग्रंथ कहा जाता है क्योंकि महाराज मनु ने ब्राह्मणों का पक्ष लिया था। तो ये जाति पाति को फैलाने वाला एक तरह से ग्रंथ है। हालांकि इसमें कुछ जो बातें हैं वो अच्छी कही गई हैं। वर्ण व्यवस्था हमेशा घातक रही है, ये भेदभाव को जन्म देती है। और कोई भी ग्रंथ अगर इसका समर्थन करता है तो वो अच्छा नहीं कहा जा सकता, भले ही उसमें ज्ञान की बातें लिखी गई हों, वो अलग चीज है। इसके बाद मगध, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा। इसकी राजधानी कई है, बाद में पाटलिपुत्र स्थानांतरित होती है, लेकिन शुरुआत में कौन सी है? गिरिवज्र, राजगृह या राजगीर, ये 3 नाम है, एक ही जगह के नाम है। तो मगध का उदय कैसे होता है ये जान लीजिए। और उसके बाद तब हमारा जो अगला लेक्चर होगा वो यूनानी आक्रमण पे होगा। ये जो यूनानी आक्रमण आप नीचे देख रहे हैं ना, इसकी झलक, इसे हम अगले वीडियो में देखेंगे। लेकिन यहाँ मगध के बारे में थोड़ी चर्चा देख लीजिए। मगध साम्राज्य का जो उदय है, इसका जो राइज है, उसके विषय में कुछ दशक पूर्व तक, माने आज से करीब 10-20 साल पहले तक, ये एक आम धारणा थी कि जिस प्रकार एक धार्मिक दार्शनिक पद्धति के रूप में बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध के मस्तिष्क की उपज था, मतलब गौतम बुद्ध के दिमाग में आया था, ठीक उसी प्रकार राजनीतिक शक्ति के रूप में मगध का उत्कर्ष केवल सैन्य बल, मतलब सेना का जो बल होता है, उसकी जो ताकत होती है, और इसके अलावा राजनीति और कूटनीति के आधार पर हुआ था। मतलब ये एक तरह से दिमागी उपज थी। दिमाग में कोई विचार आया कि ऐसा एक खतरनाक साम्राज्य खड़ा कर दिया जाए और उसे बना लिया गया। और इसके जो बड़े बड़े अभिकर्ता थे, मतलब बनाने वाले जो लोग थे, उसमें बिंबिसार का नाम आता है, अजात शत्रु का नाम आता है, शिशुनाग का नाम आता है, महापद्मनंद का नाम आता है, और अंत में चंद्रगुप्त मौर्य को आप जानते ही हैं।
अब जो मगध वाला क्षेत्र था, इसकी विशिष्ट भौगोलिक अवस्थिति इसे काफी ठोस बनाती है। मगध ऐसे ही शक्तिशाली साम्राज्य नहीं बन गया, इसकी जो भौगोलिक दशाएं थी वो इसे सहयोग दे रही थी, ये बड़ी बात है। मगध की जो राजधानी थी, शुरुआती राजधानी गिरिवज्र यानी राजगृह, वह पहाड़ियों से घिरी हुई थी। मतलब चारों ओर से पहाड़ियां थी। आप सोच लीजिए, अगर पहाड़ियां चारों ओर से हो तो वो एक दुर्ग का काम करेंगी। बाहर से कोई भी शत्रु जो है वो आक्रमण करने का इतनी जल्दी साहस नहीं जुटा पाएगा। ये चीजें हैं। और इसके पास प्राकृतिक संपदा भी बहुत ज्यादा थी। कोई भी देश आज के समय में भी अगर ताकतवर है तो उसके पीछे कई कारण होते हैं। एक तो वहां का जो खनिज संसाधन है वो काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे जो अरब कंट्रीज हैं वहां पे तेल के कुएं हैं और इसीलिए वो दौलतमंद हैं। इसी प्रकार से हर देश के पास अपनी अपनी कुछ न कुछ जो प्राकृतिक धरोहरें हैं वो होती हैं। तो मगध के पास ये जो प्राकृतिक संपदा है ये भरपूर मात्रा में थी। आपने जो मौर्य वंश है उसके बारे में सुन रखा होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने महल को लकड़ी से बनवाया था, यानी काष्ठ संपदा उसके पास बहुत ज्यादा थी। वृक्षों का बहुत ज्यादा बड़ा दायरा था और हाथियों का भी यहाँ पे वर्णन प्राप्त होता है। पहले के समय में यहाँ हाथी बहुत पाए जाते थे, ऐसी जानकारी मिलती है। अब तो नहीं है, लेकिन उस समय होते थे, ऐसा कहा जाता है। और मगध की दूसरी राजधानी की अगर बात कीजिएगा, पाटलिपुत्र की यानी पटना की, तो गंगा, गंडक और सोन नदियों के संगम पे ये स्थित थी। वैसे आप सुनते हैं कि गंगा और सोन नदियों का संगम है, लेकिन इसमें गंडक का भी नाम आता है। तो इन तीनों नदियों का जो आपस में मेल हुआ था वहां पे ये स्थित थी और एक जल दुर्ग के समान थी। मतलब चारों ओर से नदियों का जो जल था वो इसे सुरक्षा देता था, एक दुर्ग की तरह, किले की तरह। और नदियों की बहुलता के कारण इस क्षेत्र में आर्थिक और व्यापारिक महत्व भी काफी ज्यादा बढ़ जाता था। नदियां जहां से गुजरेंगी वहां से एक वाटरवे यानी जल मार्ग क्रिएट होगा और जल मार्ग के जरिए पहले के समय में जो नदी वाला जल मार्ग होता था उससे व्यापार किए जाते थे। तो व्यापारिक महत्व यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और ये सब कारण था मगध के उत्कर्ष का। और भी कई कारण हैं लेकिन ये महत्वपूर्ण थे। इसके अलावा अगर आर्थिक दृष्टि से और देखना चाहिए तो लौह भंडार यहाँ पे काफी अच्छी स्थिति में था। मतलब मगध में लौह भंडार पाया जाता था और लोहा अगर पाया जा रहा है तो इससे अस्त्र शस्त्रों का निर्माण करना आसान हो जाएगा और कृषि के जो उपकरण होते हैं उन्हें भी बनाना आसान हो जाएगा। और मगध के उदय में यहाँ के लोगों की जो सामाजिक तत्परता थी और उनका रूढ़ विरोधी होना, इस तरह के कारण थे वो भी महत्वपूर्ण थे। विरोधी होने का मतलब ये है कि ये बाहरी सभ्यता का विरोध करते थे और अपने राज्य को उत्कृष्ट बनाना चाहते थे। तो यहाँ की जनता भी इस राज्य के विकास में योगदान देती थी। ये बड़ी चीज है। किसी भी देश के विकास में अगर उसके नागरिक आकर जुड़ जाते हैं तो उसे फिर ऊपर जाने से यानी विकसित होने से कोई रोक नहीं सकता। वही चीज यहाँ पर थी। तो ये सारी बातें हमने मगध के बारे में देखी। और वर्तमान में आधुनिक बिहार का जो पटना और गया वाला क्षेत्र है, पटना एक जिला है और गया भी एक जिला है, तो यह मगध के अंतर्गत आता था। हालांकि मगध ने अपने प्रभुत्व से और भी जो महाजनपद थे उन पे अपनी धौंस जमा रखी थी, लेकिन मुख्य जो इसका क्षेत्र था वो यही था। इसकी शुरुआती राजधानी गिरिवज्र थी और बाद में पाटलिपुत्र हो जाती है। ये सब हमने देखा। यहां तक हमने 16 महाजनपदों को बहुत विस्तार से देखा है। अब इसके बाद जो अगली कथा होगी यानी अगला जो कथा का अंश होगा वो यूनानियों के आक्रमण पर होगा और यहां से इतिहास लेखन की जो परंपरा है वो आरंभ होती है। इतिहास को लिखित रूप में दर्ज करने का पहला जो क्रेडिट है, पहला जो श्रेय है, वो यूनानियों को दिया जाता है। तो इनके बारे में अगले वीडियो में, और तब तक के लिए नमस्कार।